हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्षित कौर। हम कर रहे हैं शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की सीरीज़। इसमें हमारा चैप्टर 4 एक्वाटिक इकोसिस्टम चल रहा है। इसमें हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। लेक इकोलॉजी भी हो चुका है हमारा, यूट्रिफिकेशन, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, वेटलैंड इकोसिस्टम, एस्टरी इकोसिस्टम। ये पहले के जो 6 टॉपिक्स है ये हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे मैंग्रोव से। तो सबसे पहले बात आती है कि ये जो मैंग्रोव्स है, ये मैंग्रोव्स होते क्या है। मैंग्रोव्स एक ट्रीज की वैरायटीज है, ट्रीज की एक ऐसी स्पीसीज है जिनकी जो पत्तियां होती है वो ब्रॉड होती है, ब्रॉड लीव ट्रीज होते हैं, और इनकी यूजली जो हाइट होती है वो 10 to 40 फीट के बीच में वेरी करती है। क्योंकि अलग अलग स्पीसीज, जो मैंग्रोव के अंदर भी ट्रीज की अलग अलग स्पीसीज आती है, तो अलग अलग स्पीसीज की जो हाइट है वो अलग अलग होती है और वो वेरी करती है बिटवीन 10 to 40 फीट। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ये मडी क्रीक्स, टाइडल एस्टरीज के बीच में लाई करते हैं। तो बेसिकली ये एक इंटरमीडिएट जोन में लोकेट करते हैं। इंटरमीडिएट जोन कौन सी हो गई? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वाटिक इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच वाली जो इंटरमीडिएट जोन होती है, जो मार्शी एरिया हो गया इन दोनों के बीच में, मार्शी एरिया हो गया या आप मडी एरिया बोल सकते हो। तो ये वाला जो मार्शी मडी एरिया है ये यहाँ पे होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये इकोटोन की एक बेस्ट एग्जांपल है। मैंग्रोव क्या है, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम बोलो या मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलो, तो ये क्या है, ये इकोटोन की एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है, राइट। तो बेसिकली ये एवरग्रीन लैंड प्लांट्स होते हैं जो कि डेल्टास, एस्टरीज, बेज, क्रीक्स में ग्रो करते हैं। और इनकी बेस्ट लोकेशन क्या होती है? इनकी बेस्ट लोकेशन वो वाली जगह होती है जहाँ पे रिवर अपने साथ सिल्ट लेकर आती है और वहाँ पे इकट्ठा करती रहती है, और वहाँ पे एक मार्शी एरिया बन जाता है, और वहीं पे फिर बाद में ग्रो करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं ना, ये मतलब इनकी जो अडेप्टेशंस होती है वो इस तरह की होती है कि ये वाटर लॉग्ड एनारोबिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। सैलिनिटी भी बहुत होती है उस एरिया में, और उस सैलिनिटी में भी ये सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनकी अडेप्टेशंस ही कुछ उस तरह की होती है कि ये क्या करते हैं, जो सलीन वाटर होता है ना, उस सलीन वाटर से भी फ्रेश वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। बाकी इनको सोलर रेडिएशन तो चाहिए होती है, और सोलर रेडिएशन तो वहां पे मिलती भी है, ऐसी बात नहीं है। इकोटोन वाला एरिया है, इंटरमीडिएट जोन है, सोलर रेडिएशन तो होएगी होएगी। बट ये क्या करते हैं, ये सलीन वाटर से भी फ्रेश वाटर को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। कुछ स्पीसीज अब्सॉर्ब कर लेती है, कुछ स्पीसीज जो है वो सलीन वाटर भी थोड़ा बहुत साथ में अब्सॉर्ब करती है। और जो स्पीसीज सलीन वाटर को अब्सॉर्ब करती है तो उनकी जो पत्तियां होती है ना, उनकी पत्तियों के ऊपर जो सॉल्ट है वो थोड़ा बहुत सॉल्ट जम जाता है, क्योंकि वो सॉल्ट को सिक्रीट करती है लीव्स के थ्रू। अब लीव्स में सॉल्ट की सिक्रीशन होती है, तो जब उन लीव्स को हम ध्यान से देखते हैं ना, तो उनके ऊपर सॉल्ट के क्रिस्टल से एज इट इज दिखाई देते हैं, राइट। और रूट्स की बात करें तो इन प्लांट्स की ब्लाइंड रूट्स होती है जिनको बोलते हैं नेमेटोफोर्स, राइट। कुछ इस तरह की जैसे ये है, ठीक है। क्या कौन सी रूट्स होती है इनकी? ब्लाइंड रूट्स। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं नेमेटोफोर्स। पी से शुरू होता है तो इनको बोलते हैं नेमेटोफोर्स। और देखो अब ये नेमेटोफोर्स क्या होते हैं, इनकी जो रूट्स होती है ना, अब देखो ये अनाएरोबिक सॉइल कंडीशंस में रहते हैं। अनाएरोबिक सॉइल कंडीशंस को ओवरकम करने के लिए, रेस्पिरेशन के लिए इनकी ये ब्लाइंड रूट्स होती है, जो कि अर्थ के ऊपर को होती है। जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो सरफेस के ये ऊपर को ग्रो करती है। वैसे नॉर्मल प्लांट की रूट क्या होती है, ये प्लांट है तो यहाँ पे नीचे को इसकी रूट्स ग्रो करती है, पर इस प्लांट की रूट कैसे ग्रो करती है? ऊपर को ग्रो करती है अर्थ के सरफेस पे, नीचे को जाने की बजाय ये ऊपर को आती है, सो दैट कि यहाँ पे जो अनाएरोबिक कंडीशंस क्रिएट हो रही है ना, क्योंकि मडी एरिया है, मार्शी एरिया है, सलीन वाटर भी है, तो वहां पे क्या है, अनाएरोबिक कंडीशंस हो जाती है, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलती अर्थ के अंदर जाती, तो जिसकी वजह से इसकी जो रूट्स होती है वो ऊपर को खड़ी हो जाती है, जिसको बोलते हैं ब्लाइंड रूट्स और नेमेटोफोर्स, राइट। इसके अलावा मैंग्रोव की बहुत सारी वैरायटीज होती है, और कुछ जो मैंग्रोव्स होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं थिक होते हैं, और उनके लीव्स के ऊपर क्या होती है, सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स। जैसे कि मैंने बताया कि जो लीव्स होते हैं ना, जैसे ये पत्ती है, बड़ी सारी पत्ती है, तो इसके ऊपर सॉल्ट सिक्रीटिंग ग्लैंड्स होती है, जिसकी वजह से जो सॉल्ट की क्रिस्टल्स है पत्तियों के ऊपर
जम जाते हैं क्योंकि सॉल्ट को सक्रीट करते हैं। अब देखो वैसे तो कुछ स्पीसीज ऐसी है कि जो सलीन वाटर से भी फ्रेश वाटर को अब्सॉर्ब कर लेती है, बट कुछ स्पीसीज ऐसी भी है जो सलीन वाटर को अब्सॉर्ब करती है। अब सलीन वाटर को अब्सॉर्ब करेगी तो सॉल्ट कंटेंट जाएगा पेड़ के अंदर, और वो जो सॉल्ट कंटेंट होता है वो इन लीव्स में जो ग्लैंड्स होती है सॉल्ट स्क्रीटिंग, तो उन ग्लैंड्स के थ्रू ये जो सॉल्ट है वो बाहर आ जाता है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये क्या है, ये विविपेरस है। विविपेरस का मतलब क्या है कि ये यंग वंस को बर्थ देते हैं। एक होता है ओविपेरस, एक होता है विविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं, ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, और विविपेरस जो यंग वंस को बर्थ देते हैं, राइट। तो मैंग्रोव्स क्या है, ये विविपेरस है, और इनके जो सीड्स होते हैं ना, सीड्स पेड़ों के ऊपर ही जर्मिनेट कर जाते हैं। अब सीड्स जब पेड़ के ऊपर होता है तो उसी टाइम पे ये जर्मिनेट हो जाता है। क्यों जर्मिनेट होता है, क्योंकि अगर सीड नीचे गिरेगा तो नीचे की जो कंडीशंस है बहुत ही एनारोबिक कंडीशंस है, तो वहां पे जो सीड की जर्मिनेशन है वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जो मैंग्रोव फॉरेस्ट के सीड्स है वो पेड़ों के ऊपर ही उनकी जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। रूट्स की बात करें, कुछ पेड़ों की जो रूट्स होती है वो एडवेंटिशियस रूट्स होती है। एडवेंटिशियस रूट्स कुछ इस तरह की होती है। ये क्या है, ये नोमैटोफोर्स है, और ये वाली जो रूट्स है ये है एडवेंटिशियस रूट्स। अब ये एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट्स होती है जो मेन ट्रंक के साथ ही रूट्स शुरू हो जाती है। ये मेन ट्रंक जा रही है और इसके साथ ही ये रूट्स शुरू हो रही है, तो ये इन रूट्स को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, और इनको स्टिल्ट रूट्स भी बोला जाता है। एडवेंटिशियस और स्टिल्ट रूट्स इनको बोला जाता है, क्योंकि अब देखो ये रूट्स क्या है, ये रूट्स बिल्कुल पानी के अंदर नहीं जाती, ये रूट्स ऊपर से ही शुरू हो जाती है, ऊपर से शुरू हो जाती है और फिर नीचे जाकर ये पानी के अंदर जाती है। तो ऊपर वाली जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर नहीं होती, क्योंकि ये मडी एरिया है, मार्शी एरिया है। यहाँ पे ऐसे भी नहीं है कि बहुत ही ज्यादा जो वाटर की हाइट होगी बहुत ज्यादा होगी, डेप्थ बहुत ज्यादा होगी, तो डेप्थ इसकी इतनी ज्यादा नहीं होती, मडी और मार्शी एरिया सा होता है। तो इसीलिए यहाँ के जो पेड़ है उस अकॉर्डिंग अडेप्टेड होते हैं। कुछ की स्टिल्ट रूट्स होती है, एडवेंटिशियस रूट्स होती है, और कुछ की ब्लाइंड रूट्स होती है जिनको नोमैटोफोर्स बोलते हैं, राइट। इंडिया में मैंग्रोव्स की बात करें तो इंडिया में जो सबसे फेमस मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो क्या है, सुंदरबन। अब ये सुंदरबन कहाँ पे है, ये सुंदरबन पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और ये जो सुंदरबन फॉरेस्ट है ना, ये वर्ल्ड के सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, इंडिया के तो हाई है बट वर्ल्ड के भी ये सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट है, राइट। और उसके अलावा फिर दूसरे नंबर पे आते हैं भीतरकनिका। उड़ीसा में जो भीतरकनिका मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सेकंड लार्जेस्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के वो सेकंड लार्जेस्ट है, और वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वो है सुंदरबन के फॉरेस्ट, राइट। और इसके अलावा अब ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, अब जो सुंदरबन वाले ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये किसके लिए फेमस है, यहाँ पे एक तो रॉयल बंगाल टाइगर की वैरायटी रहती है, रॉयल बंगाल टाइगर, और दूसरा यहाँ पे कौन रहता है, दूसरे रहते हैं यहाँ पे क्रोकोडाइल्स, राइट। रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल्स के लिए ये वाले जो फॉरेस्ट है सुंदरबन के ये फेमस है, राइट। अगर हम लैंड एरिया की बात करें कि इंडिया का कितना लैंड एरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट ने कवर किया हुआ है, तो इंडिया का 4975 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंडर आता है, जो कि 1.2 मिलियन एकड़ का एरिया बनता है। और जो हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया है, इंडिया का जितना भी टोटल जियोग्राफिकल एरिया है उसका 0.15% एरिया जो है वो अंडर मैंग्रोव फॉरेस्ट आता है। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में तो है ही है, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन हो गया, उड़ीसा में भीतरकनिका, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, यहाँ पे भी मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। ज्यादातर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो सुंदरबन डेल्टा एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स पे ही पाए जाते हैं। इसके अलावा महानदी रिवर हो गई, गोदावरी, कृष्णा, इसके बेसिन पे भी इसका जो डेल्टा एक एरिया है वहां पे भी कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है इनकी कंजर्वेशन के लिए 1976 में एक मैंग्रोव कमेटी बनाई गई थी। इसके अलावा चेन्नई में एक MS स्वामीनाथन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है जो कि तमिलनाडु, आंध्र एंड ओडिशा में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनकी मैनेजमेंट को देखता है, राइट। अगर हम बात करें इंडिया के वेस्ट कोस्ट की, तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो मोस्टली सकरबी टाइप के हैं, राइट। ये रहा वेस्ट कोस्ट, ये है ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट में ये रहे सुंदरबन के
जो घने जंगल है, मैंग्रोव के फॉरेस्ट है सुंदरबन के, तो यहाँ पे पाए जाते हैं सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट। और जो वेस्ट कोस्ट के जो फॉरेस्ट है ना, ये मोस्टली सक्राबी है और डिग्रेडेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र गोवा वाली साइड पे यहाँ पे एस्ट्रीज बनती है, तो यहाँ पे छोटे मोटे फॉरेस्ट है, कोई बहुत ज्यादा बड़े फॉरेस्ट यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो गुजरात में एबिसिनिया मेरीन, एबिसिनिया ऑफिशियल, राइजोफोरा, ये कुछ स्पीसीज मैंग्रोव की पाई जाती है, जो कि कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ एंड कोरी क्रीक में है। यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ एंड कोरी क्रीक में गुजरात में मैंग्रोव की कुछ स्पीसीज ये पाई जाती है। अगर हम बात करें साइज की, तो मैंग्रोव जो है, अगर गल्फ ऑफ कच्छ की साइड, यहाँ पे अगर हम वेस्ट कोस्ट पे देखें तो यहाँ पे जो मैंग्रोव की स्पीसीज होती है वो ज्यादातर ड्वार्फ स्पीसीज है। और इस साइड जो है सुंदरबन की स्पीसीज हो गई, या नदी कृष्णा डेल्टा का हो गया, कावेरी डेल्टा, तो इस साइड पे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उनकी क्या है, टॉल वैरायटीज है इस साइड। तो ईस्ट कोस्ट पे टॉल वैरायटीज है, वेस्ट कोस्ट पे ज्यादातर ड्वार्फ वैरायटीज पाई जाती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मैंग्रोव के इंपॉर्टेंस की। मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारे फिशेस को, सेल फिशेस हो गई, माइग्रेटरी बर्ड्स, सी टर्टल्स, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग ग्राउंड है, एक ब्रीडिंग साइट है इन सारे बर्ड्स के लिए, फिशेस के लिए और सी टर्टल्स के लिए। तो इसीलिए मैंग्रोव जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया के केस में बात करें तो इंडिया की जो 20% पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरिया में रहती है। इसके अलावा बहुत बड़ी बड़ी सिटीज है जो कोस्टल एरियाज में डेवलप हुई है, लाइक मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, पुदुचेरी, थिरुवनंतपुरम, कोच्चि हो गया, जो कि कोस्टल एरियाज में लाई करती है। मैंग्रोव ऑल्सो एक्ट्स एज ए ग्रेट कार्बन सिंक, कार्बन को अब्सॉर्ब करते हैं जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है। कोस्टल एरियाज में सॉइल इरोजन को रोकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स को नेचुरल तरीके से ये रिसाइकल करने में भी हेल्प करते हैं। कोस्टल एरियाज में जो सुनामी आ गया, हरिकेन्स, फ्लड्स वगैरह जो आते हैं, तो उनको थोड़ा ये मॉडरेट करने में भी हेल्प करते हैं। अब सुनामी हिट करती है तो सबसे पहले कहाँ पे आती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो जैसे जब तक ये वो लैंड तक पहुंचती है तब तक वो जो सुनामी की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है बहुत सारी फ्लोरा एंड फौना स्पीसीज को भी सपोर्ट करता है। मैंग्रोव कोस्टल इनलैंड एरियाज जो है उसको प्रोटेक्ट करता है, क्लाइमेट चेंज को भी रोकने से हेल्प करता है, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज ना हो तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे। और वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है जहाँ पे ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो उनके आसपास की जो लोकल कम्युनिटीज़ है उन कम्युनिटीज़ को ये बहुत सारा ऑक्यूपेशन भी देता है, क्योंकि फिशिंग वगैरह का काम यहाँ पे होता है, तो इसीलिए वहाँ की जो लोकल कम्युनिटीज है उनको एक तरह का ऑक्यूपेशन मिलता है। दूसरा जो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है लोकल कम्युनिटीज के लिए वुड प्रोवाइड करते हैं, फायर वुड प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं और एडिबल प्लांट्स भी है जो कि वहाँ के जो लोकल पीपल है वो यूज करते हैं, राइट। लेकिन अब हम अपने यूज के लिए हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है इसको कौन कौन से थ्रेट्स अभी फेस करने पड़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो मैंग्रोव के अंडर एरिया आता है उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहां से हम फ्यूल ले रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वहां की जो पेड़ है। अब देखो एक लिमिट तक आप पेड़ काट रहे हो वो सही है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा आप तेजी से पेड़ काटोगे तो पेड़ उगने को बहुत टाइम लगता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने फ्यूल की, फॉडर की जरूरतें पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को अनडिस्क्रिमिनेटली काट रहे हैं, पेड़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्वाकल्चर का काम कर रहे हैं, श्रिम्प फार्मिंग, उससे भी हम मैंग्रोव इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हम केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये जो एग्रीकल्चर रन ऑफ है ये कहाँ जाता है, रिवर के थ्रू इन्हीं मैंग्रोव फॉरेस्ट में पहुंच जाता है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस करते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट हम वहां पे डंप कर देते हैं, तो उससे क्या है, उससे हमारा मैंग्रोव इकोसिस्टम खराब होता है। अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज होने से क्या हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज होएगा तो जो सुनामी आएगी, साइक्लोन्स आएंगे, तो वो क्या है, वो कोस्टल एरियाज को ज्यादा हिट करेंगे, और इसके अलावा कोस्टल इरोजन भी इससे बढ़ रहा है। अब रिवर से हम क्या करते हैं, पोल्यूटेड वाटर, जो भी अर्बन एरिया से पोल्यूशन आया, गंदगी जितनी भी है वो हम रिवर में फेंक देते हैं, और वही रिवर का पानी कहाँ पहुंचता है, इन मैंग्रोव इकोसिस्टम में पहुंचता है। तो अल्टीमेटली रिवर के थ्रू हम मैंग्रोव इकोसिस्टम को भी पोल्यूट कर रहे हैं। फ्यूल एंड फॉडर की जरूरतें अपनी पूरा करते करते हम
कहीं ना कहीं मैंग्रोव इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लास्टिक बैग्स यूज कर रहे हैं और वही प्लास्टिक बैग्स हम ऐसे ही फेंक देते हैं और वो उड़ते उड़ते कहीं ना कहीं मैंग्रोव इकोसिस्टम तक पहुंच जाते हैं, जो कि मैंग्रोव्स की स्पीसीज के लिए एक मेजर थ्रेट है। बकरियां वगैरह हम ऐसे चराने के लिए छोड़ देते हैं और बकरियां क्या करती है, ये जो मैंग्रोव की सीडलिंग्स है इनको डिस्ट्रॉय कर देती है, इनको खा जाती है और जो मैच्योर ट्रीज होते हैं उनको तोड़ फोड़ देती है, उनको भी जो है डैमेज करती है, राइट। तो इसीलिए अब एक जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसका नाम है मैंग्रोव फॉर फ्यूचर। मैंग्रोव फॉर फ्यूचर एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। ये किसके लिए शुरू किया गया है? एक पार्टनरशिप बेस्ड इनिशिएटिव है, फ्यूचर के लिए ये शुरू किया गया है। ये सस्टेनेबल जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है ना, मैंग्रोव इकोसिस्टम की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है, राइट। अब इसका नाम क्या है? MFF क्या है? मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर, राइट। तो ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और मैंग्रोव फॉर फ्यूचर है क्या ये भी याद रखना है। ये एक इनिशिएटिव है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए शुरू किया गया है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे कोरल रीफ्स के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।